तो अजीत जी, मेरा अगला प्रश्न जो ऑडियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो ये है कि कई बार कोई दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर मान लीजिए कि उनमें से दो लड़के हैं, दोनों शादीशुदा मैरिड कपल्स हैं, या उनमें से एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, वो अपनी मर्जी से किसी होटल के अंदर उन्होंने कोई रूम बुक कर लिया और अचानक से पता चलता है वहाँ पे पुलिस आ गई और उन्हें एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रही है कि हम तुम्हारी फैमिली को बताएंगे, चलिए थाने में चलिए। तो उस केस में क्या पुलिस को ये राइट है ऐसा करने का, या फिर उनके साथ ऐसा अगर किया जाए उनके पास क्या अधिकार हैं अपने आप को बचाने के, उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त? पहला जी, आपने एक वर्ड यूज़ किया अपने क्वेश्चन में, ब्लैकमेल। जो ब्लैकमेलिंग है ना, वो एक अपराध ही है। वो चाहे मैं करूँ, पुलिस करे या कोई नेता करे, वो डेफिनेटली अपराध है। तो ब्लैकमेलिंग अगर कोई कर रहा है तो वो डेफिनेटली गलत कर रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। वो चाहे पुलिस हो, जज हो, वकील हो या डॉक्टर हो। सेकेंडरी बात ये रही कि दो अडल्ट व्यक्ति अगर एक साथ रहना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से और दबिश देकर, दोनों में अंतर है। स्वेच्छा से आप रह सकते हो भी, लेटेस्ट बहुत सारे आपने एक वर्ड सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, लोग रह भी रहे हैं, तो ठीक है, रह सकते हैं। हाँ, पुलिस को जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, कानून है, कहीं अनैतिक देह व्यापार चल रहा है, उसकी सूचना है, किसी को दबा के, धमका के, डरा के, प्रेशर दे के कोई दूसरा व्यक्ति किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो उसमें पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस किसी को ब्लैकमेल थोड़ी करेगी, दो लोगों को एक साथ रह रही क्यों ब्लैकमेल करेगी? इच्छा है, स्वेच्छा है। आपने एक और बात कही कि एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। देखो, अगर आप जिसके साथ मैरिड हो, कानून नहीं है कि आप उसी के साथ अपने जीवन को जियो, लेकिन फिर भी दोस्त हो सकते हैं। एक मैरिड लेडीज और एक अनमैरिड लड़का दोस्त हो सकता है, वो दोस्त है अपने, है तो इसमें क्या है? मतलब दोस्त होना गलत नहीं है। अगर कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं वो गलत है, तो डरने की तो बिल्कुल, लड़का हो, लड़की हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डरने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। जरूरत ये कि आप कुछ गलत ना करें और ना गलत करने को कोई मैसेज दे। लेकिन कहीं भी कोई गलत काम होगा तो कानून का दुरुपयोग अगर होगा तो वो डेफिनेटली अपराधी तो हो गई। आप तब जो अकॉर्डिंग टू लॉ, हमारे देश का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार आप कहीं काम नहीं करोगे तो वो गलत है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेजर हो और मेजर होने के बाद आप केवल लड़की लड़का हो, आप साथ बैठे हो, मिल रहे हो, झूल रहे हो, ये कोई अपराध नहीं है। आप मिल सकते हो, रह सकते हो, आप दोस्त की तरह रह सकते हो। और लिव इन वाला मैंने बोल ही दिया, वो तो काफ़ी प्रचलित है, चल रहा है, तो ये अपराध तो है नहीं। तो उस केस में अगर मान लीजिए पुलिस ऐसा कहे कि चलो अभी थाने चलो, तुम्हें थाने लेके जाएंगे, तो क्या उनको अधिकार है कि वो उन्हें पकड़ कर वहाँ से थाने में ले जा सकते हैं? नहीं, थाने ले जाने का क्या अधिकार है? आपको कुछ क्वेश्चन, कहीं आपको डाउट है तो कर लो। अगर पुलिस थाना ले जा रही है, प्रेशर बना रही है, और प्रेशर पैसे के लिए बन रहा है, तो डेफिनेटली गलत है, ये स्पष्ट रूप से गलत है। तो उसके आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो है, जो ड्यूटीज़ है हमारी, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जो हमें राइट्स दिए हैं, उनके अनुसार आप जीवन जी रहे हो, तो आपने गलत थोड़ी किया है कुछ। जहाँ पुलिस गलत है वहाँ आपको पुलिस की शिकायत करनी चाहिए। पुलिस अगर थाने लेवल की पुलिस स्टेशन मास्टर जो SHO है वो, या उसके कोई भी पुलिसकर्मी आपको परेशान करते हैं, तो ऊपर अधिकारी बैठे, आप उनको लिखित में शिकायत दें, सीधा नंबर डायल करें, बात करें, बताइए। और इन सब के बाद भी आपकी बात नहीं मानी जा रही तो ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठा है, मानव अधिकार आयोग, आप अपनी बात को रखोगे। आप एक देश में रह रहे हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वाले देश में रह रहे हो, आप जंगल में नहीं रह रहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुलिस के हाथ में अगर डंडा दे दिया तो कानून का पालन कराने के लिए दिया है। ये नहीं है कि आप कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो मेजर व्यक्ति कहीं मिलजुल रहे हैं, उन पर उनका डंडा नहीं चलेगा। उनका डंडा केवल कानून का पालन कराने के लिए ही दिया है, और वो भी जब उनको बड़े अधिकारी से आदेश मिलता है। तो इसमें किसी भी, मुझे लगता है कि किसी को घबराने की, डरने की कोई बात नहीं। फेस कीजिए। हो सकता है कोई लड़की लड़का को पुलिस अगर प्रेशर में लेती है, ब्लैकमेल करती है, तो उनका रीज़न ये हो कि वो अपने परिवार से बिना बताए वहाँ मिल रहे हो, और उनसे उनको लग रहा हो कि उनकी सामाजिक छवि खराब होगी, इस प्रेशर में वो पुलिस के आ सकते हैं। अन्यथा अगर वो दोस्त है और लिव इन में रह रही है और सबको जानकारी है, फिर किस चीज़ का प्रेशर? हाँ, लेकिन कई सारे मामले ऐसे आए हैं, दिखाया है कि कहीं प्रेशर हुआ है तो फिर उसकी शिकायत भी होती है, वो बात खुल के भी आती है, और दोषी व्यक्ति को सजा भी होती है। तो यही है मेरा कहना। तो चलिए, मेरा अगला प्रश्न है कि 498A जो दहेज का कानून है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका देखिए गांव के अंदर कुछ एक जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके साथ तो वाकई जाती होती है, लेकिन शहर में कुछ एक पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं जो इस कानून का गलत भी इस्तेमाल करती हैं, जिससे पूरा परिवार परेशान हो जाता है। पूरे परिवार का, किसी का व्यापार है तो व्यापार छूट जाता है, किसी की जॉब है तो जॉब छूट जाती है। तो उस केस में 498A के अंदर किसी का गलत नाम डाल दिया जाए, किसी का गलत दुरुपयोग किया जाए किसी पुरुष के साथ,
तो उस पुरुष के लिए क्या क्या कानूनी विकल्प हैं कि जिनका इस्तेमाल करके वो अपना बचाव कर सकता है? अगर 498 जो IPC की धारा थी, अब तो BNS में आ गई है, तो उसमें अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7 साल तक के जो ऑफेंस है उनमें आपकी डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं है। आपको पहले 41A का नोटिस होता था जो 35 का हो गया है, उसको आप दो और अपनी बात को रखो, और आप पुलिस थाने में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको जाकर बता सकते हो, स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि मेरा इस तरह से रोल नहीं है, मेरा संपर्क नहीं है। और देखो बहुत कंडीशंस में अगर आप देखोगे, डाउरी जो है, दहेज जो है, वो लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। अगर वो कह रहे कि दहेज मांगा जा रहा है, हमने इतना दहेज दे दिया, तो देने वाला भी गिल्टी है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो इस चीज़ पे आप ये कि किसी का अगर झूठा नाम आ रहा है, और आपकी बात से मैं आप सहमत हूँ 90% कि इन मुकदमों में मोस्टली झूठे नाम आते ही है। जो रिश्तेदार के रिश्तेदार, जो लड़कियां घर से शादी करके चली गई, वो उनके हस्बैंड, उनको क्या ज़रूरत है? अरे 1% माना कि 10% मामलों में दहेज मांगा भी जा रहा है, तो लड़का खुद के लिए या तो गाड़ी मांगेगा, लड़के का फादर या उसकी मदर कुछ कहेंगी, उसकी बेटी, उसका दामाद, उसके और रिश्तेदार, उसके फूफा, मतलब मैं समझ नहीं सकता। जो एक चैन होती है रिश्तेदारी की, उससे आप सभी का नाम ले रहे हो, तो सीधा सीधा दिखता है ना। और ये मैंने देखा भी मोस्टली 90% केसेजों में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नाम निकाल देता है, और जो चार्जशीट, जो आरोप पत्र लगाया जाता है, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जिन पे मामला बनता है। जिनका कहीं इंटरफेयर आता है, तो भाई कॉल आता है, मिलना आता है, प्रेशर आता है, या किसी रिश्तेदारी के माध्यम से आता है। तो इसमें तो सीधा है कि आप अब सबसे पहले अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं, लिखित में दे, बताएं, और अपनी जो है साक्ष्य है उनको आप प्रस्तुत कराइए के सामने, तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट जो जी मेरा प्रश्न है वो साइबर क्राइम से रिगार्डिंग है कि आज आप देखते होंगे कि साइबर क्राइम के अंदर बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो क्या हमारे देश में सफिशिएंट कानून हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए, या फिर हम काफ़ी पीछे हैं? क्योंकि साइबर अपराध के अंदर बहुत से लोगों के जो खाते हैं उनसे पैसे उड़ा दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और पहला भाई मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो हमारा साइबर क्राइम जो बढ़ा है, इसके लिए पहले से ही एक्ट है, IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसी के अनुसार। और इसमें जो बड़ा रोल है, जो मुझे लगता है, जो आम जनता है उसको कुछ ना कुछ लालच तो दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप इसके लिंक पे टच करो तो आपके पास 200 रुपये आएंगे, आते भी है। फिर टच करो आपके पास 500 आएंगे, या कोई गेम के माध्यम से होता है। पहले उसको ग्रीड दिया जाता है, लालच दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि उसके अकाउंट्स को लिंक करके, किसी भी लिंक पे टच करके उसके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और पैसों को उड़ा दिया जाता है। और ये आज के चलन में बहुत सारे आए भी हैं। अब तो एक वो साइबर अरेस्ट वाला चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट, जो साइबर में डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और उसी में आदमी को इस तरह से कर लेते हैं कि वो अपना पूरा सेटअप एक थाने की तरह बना के रखते हैं। पुलिस वाले होते हैं, क्राइम ब्रांच वाले दिखाते हैं, उसमें व्यक्ति डर भी जाता है। और कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की कहानी, पूरा उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या काम करता है, कहाँ टच है, किन लोगों से मिलता है, उन पूरी स्टोरी को डेवलप करके निकाल के डेवलप करते हैं और फिर उसी का प्रेशर उन पे बनाते हैं। कभी कभी तो आपको कॉल आएंगे, आपका बेटा कॉलेज गया था, फंस गया, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, इतने पैसे दे दूँ। बाद में पता चलता है कि बेटा ऑलरेडी कॉलेज की क्लासेज ले रहा है और आप पे इस तरफ प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मेरा सभी हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी अननोन जो आपके पास लिंक है उस पर क्लिक ना करें, पहले पूरी पूछताछ करें। मैं अपना एक पर्सनल आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन आया बहुत कॉन्फिडेंशियल कि अजीत भाई ठीक हो? मैंने कहा वेल एंड गुड। लोग पहचाना? मैंने कि नहीं पहचान पाया। अरे यार पहचानो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने कहा भाई ये ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल तो है नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा? उसने फिर कहा देखा और अंकल जी ठीक है? मैंने कहा वेल एंड गुड, मैं उन्हीं के साथ मिला था ना, मैं राजेंद्र हूँ। मैंने कहा हाँ भैया बताइए, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज दूँ? मैंने कहा भैया मैं बहुत राजेंद्र, सुरेंद्र, बिंदर मैं रोज़ देखता हूँ। तो ये समझना चाहिए, वो आपसे जितने ज़्यादा टाइम बात करेंगे, आपके बारे में डिटेल्स लेंगे और कहीं ना कहीं आपके फ़ोन को भी हैक करके रखेंगे कि कौन कौन से ऐप्स चलाते हैं। आजकल ये डिजिटल जो अमाउंट वाले ऐप जो चले हैं, इनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। अननोन लोगों से ज़्यादा बात करने से बचें, किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें, और जो आपका अकाउंट है उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। तो इससे आपको जो साइबर क्राइम है इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो अजीत जी बताइए, मान लीजिए किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो ही गया जी, तो अब उसे कहाँ फ़ोन करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे? हाँ, साइबर अगर के साथ फ्रॉड होता है तो पहला भाई सबसे पहले उसको 1930 पर कॉल करें, तुरंत बताए। और इसी तरीके से हुआ है तो जिस व्यक्ति के अकाउंट में आपके पैसे गए हैं साइबर फ्रॉड होकर, उसको सीज कर दिया जाएगा। और अगर 5 लाख तक का आपके अकाउंट से अमाउंट गया है तो आपका जो नियर बाई जो पुलिस स्टेशन लगता है
आपका जो भी लोकल लगता है उसमें आप लिखित में FIR दीजिए, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो साइबर क्राइम का जो थाना है आपको वहाँ देना है, और आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि जो जितना टाइम हुआ है, जो भी स्थिति है, वो आपको बिल्कुल उसी अनुसार लिखना है। आपके पहले कितनी उनसे वार्तालाप हुई, कितनी बार कॉल आई, किन किन नंबरों से आपको कॉल आई, तो इससे पुलिस को भी आसानी होती है जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ने में। और मैं सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर आप तुरंत कॉल किए, विदाउट बीइंग वेस्ट योर टाइम। आपको 1930 पर 1930 पर कॉल कीजिए और साइबर फ्रॉड से का जो भी आपके साथ हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तुरंत रजिस्टर्ड कीजिए। जी, तो अगला प्रश्न मेरा अजीत जी आपसे, आप जी। ये बताइए, आपने काफ़ी जजों को देखा हुआ है एज ए लॉयर, तो आपका सामने सबसे जो मुश्किल जज है उसके साथ आप कौन सा जज था जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई आई उन्हें टैकल करने में? नहीं रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि कोई बात पब्लिक पहले उस स्टेज पे है हम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जजेस जो है ना वो जो प्रोसिक्यूशन वाला जो पक्ष आता है, जो स्टोरी आती है, उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और उनको लगता है कि ऐसा हुआ है तभी FIR दर्ज हुई है, ये हुई है। जबकि सच बात ये है कि जो डिफेंडेंट है वो एक पक्ष है, जो प्रोसिक्यूशन है वो एक पक्ष है। जज को दोनों पक्षों की बात सुन के जो सही बन रहा है, वो चाहे प्रोसिक्यूशन के पक्ष में बन रहा हो तो उधर जजमेंट दे देना चाहिए, या डिफेंडेंट के पक्ष में बन रहा है तो उधर दे देना चाहिए। तो उस तरह से नहीं करते हैं। उनको लगता है यार प्रोसिक्यूशन कुछ ना कुछ करके तो लाया। तो मुझे लगता है उनका पुलिस माइंड होता है, क्या उनकी बात होती है। तो वो जजों से कभी लड़ाई झगड़ा इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन उनका मुझे लगता है फिर हमारे अंदर से इंटरनल एक आने लगता है यार कि ही इज़ नॉट इन आवर साइड, वो हमारी तरफ है ही नहीं, वो प्रोसिक्यूशन को ज़्यादा सुनेगा, हमारी बात को अनदेखा करेगा, अनसुना करेगा। तो उसके लिए उन जजों से आपका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप उस कोर्ट में भी जाना बचते हो। कभी कभी आपने देखता है कि बहुत सारे जजों का बहिष्कार कर दिया जाता है, तो बहिष्कार का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये अपने जुडिशरी माइंड को यूज नहीं कर रहे, तो यही रीजन होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न जी, ये बताइए कि आपने अब तक अपने केस के अंदर सबसे ज़्यादा फीस कौन से केस में ली, कितनी फीस ली आपने अब तक? अब तो खैर इस तरह से नहीं, लेकिन मैं पॉलिटिकल में भी रहा हूँ बाहर की, और मैं क्रिमिनल की अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्रिमिनल में तो समय का पैसा होता है, आप किसी को जेल जाने से बचा रहे हो जी, इस पॉइंट पर नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ठीक है, ईश्वर की कृपा से मेरी फीस यहाँ काफ़ी अच्छी है और मैं ले भी लेता हूँ। चलिए, बताना नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं।